न्याय व्यवस्था में कोलेजियम पद्धति हो या ना हो, एनजेसी या सरकारी पद्धति ये हो या ना हो, जो भी 2014 में उसको संसद में पास किया था और उसको सुप्रीम कोर्ट ने, खंडपीठ ने उसको स्ट्रक डाउन किया। पद्धति हो या ना हो, या यूपीएससी सदृश यूपीएससी के बेस पे केंद्रीय न्यायिक आयोग हो, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। क्योंकि मेरिट शक्तिशाली जो आज की जो कोलेजियम है या एनजेसी भी होती है, तो क्या वो मेरिट या शक्तिशाली न्याय पद्धति हो सकती है? भ्रष्ट हो सकती है। दिरंगाई जो न्यायालय में जो दिरंगाई होती है, जस्टिस मिलने में जो दिरंगाई डिले होता है, तो उस संदर्भ में हमें कुछ सोचना होगा। इसलिए यूनियन जुडिशरी रिव्यू कमीशन की भी हमें जरूरत होगी। हम इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। भारत की जो न्याय व्यवस्था है उसका इतिहास भी बड़ा इतिहास लंबा है। 1981 में 1981 में एसपी गुप्ता विरुद्ध भारत संघ केस, एसपी गुप्ता वर्सेस भारत संघ, एक केस चली और न्यायालय ने कार्यपालिका अर्थात सरकार को न्यायाधीश नियुक्ति का अधिकार दिया था। सरकार को न्यायाधीश नियुक्त करने का अधिकार मिला था। इस केस में 1981 की बात हो रही है। उसके बाद 1993 में सुप्रीम कोर्ट विरुद्ध एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन का एक केस दाखिल हुआ 1993 में। तो उसमें जो पहला जो फैसला हुआ था कार्यपालिका ने सरकार को न्यायाधीश नियुक्ति का अधिकार, वो अधिकार या छीन लिया गया। वो पहला वाला फैसला बदल दिया 1993 में। कौन सा? 1981 का फैसला बदल दिया और 3 जजों की कोलेजियम को अप्रूवल मिला। 3 जजों का समूह का जो कोलेजियम है उसको अप्रूवल मिला 1993 में। उसके बाद 1998 में वो केस चली, उसमें कॉलेजियम जो है वो 5 जजों का हुआ, जो अभी चालू है। 5 जजों का कॉलेजियम को अप्रूवल मिला और सशक्त किया गया कॉलेजियम को, जो हम देख रहे हैं आज के संदर्भ में। समझ, ये इतिहास है कॉलेजियम का। यानी सरकार से गई बाद में कॉलेजियम कैसा बना, ये इतिहास है। उसके बाद में सरकार ने 2014 में नरेंद्र मोदी आए, प्रधानमंत्री बने, उन्होंने संसद में बिल लाया और नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एनजेएसी का गठन को उन्होंने मंजूरी दी और एनजेसी अस्तित्व में आया और 2025 से उसको 2015 से 14 को अप्रूवल मिला और 2015 से उसको लागू होने वाला था वो। तो सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल की गई, उस एनजीएसी है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन सरकार के, इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट एंड ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन विरुद्ध भारत सरकार एक केस दायर की गई। जो उन्होंने पास किया था बिल, उसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन विरुद्ध भारत सरकार 2015 की केस है। 6 वॉल्यूम एसएससी में वो संदर्भ है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया कि जो एनजीएसी है वो असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसलिए 13/4/15 से जो लागू होने वाली थी एनजीएसी, 13/4/2015 से लागू होने थी, उसको रोक लगाई गई।
एक कॉलेजियम और एनजेसी का ये इतिहास रहा है। फिर कार्यपालिका न्यायपालिका में विवाद हमेशा विवाद बढ़ते गया है। कभी विवाद होते रहा, कभी शुद्ध युद्ध तो उनके बीच रहा, कभी मिली भगत भी रही। और 2015 में 2025 में संघ का और मोदी और संघ युग शुरू हो गया है। 2025 में मोदी और संघ युग शुरू हो गया और गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशंस है उससे पहले ही चालू हुआ। फिर सीबीआई हो, इलेक्शन कमीशन हो, ईडी हो, सीबीआई हो, ये सभी चीजें सरकार के अधीन, पूर्ण कंट्रोल सरकार का हो गया है इसके ऊपर। और सीबीआई, ईडी, इलेक्शन कमिश्नर, इस पे ये स्वतंत्र निकाय, शक्तिशाली स्वतंत्र निकाय रहे नहीं अभी। और सरकारी अधिपत्य होने के कारण बस अब एक ही संस्था रह गई जिसे कमांड सरकार की होना था, वो थी न्याय व्यवस्था। एनजेसी में प्रयास हुआ था, परंतु उसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी। लेकिन जो कोलिजियम है उस न्याय व्यवस्था में भ्रष्टाचार भी रहा है, जैसे बाकी जगह भ्रष्टाचार है वैसे यहाँ भी भ्रष्टाचार रहा। ब्राह्मणी एकाधिकार शाही भी रही है, ब्राह्मणी एकाधिकार शाही भी रही। और मेरिट का भी इशू है, जो जज बने वो मेरिट का भी इशू हम समझ सकते हैं। तो ये जो इशू है, ये इशू हम एक छुपा भी नहीं रहा कभी। कार्यपालिका को न्यायपालिका उनका दिन चाहिए, ये उनका अपेक्षा रही है राजनीति की। इसलिए जो भ्रष्टाचार जो अभी हुआ यशवंत वर्मा का, वो बहाना बहुत अच्छा मिल गया उनको। यशवंत वर्मा जो दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, उन्होंने जो भ्रष्टाचार करके 50 करोड़ के कुछ भी क्या खा, और राशि अभी तक ऑथेंटिक राशि का अमाउंट पता नहीं, लेकिन जला ये नोटा जली, करेंसी जली, ये सिद्ध हुआ है। लेकिन कितना हुआ है अभी तक वो छुपा के रखा गया है, तो वो बहाना मिल गया। अभी एनजेसी, नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन, रास्ता साफ होते दिखाई पड़ रहा है। कुछ लोग उसका वकालत कर रहे हैं कि एनजेसी होना चाहिए, कुछ और कुछ लोग उसका विरोध कर रहे हैं एनजेसी का। कोलिजियम को पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन एनजेसी भी को पसंद नहीं कर रहे, क्योंकि कोलिजियम में अभी न्यायाधीशों का वर्चस्व रहेगा, एनजेसी में सरकार का वर्चस्व रहेगा, दोनों जगह मनमानी उनकी चलेगी। तो ये जो इसमें से हमको बीच में का रास्ता भी ढूंढना होगा, क्योंकि हमने देखा है सीबीआई हो, ईडी हो, चुनाव आयोग हो, उनका हम देख रहे हैं, करप्शन भी हम देख रहे हैं, मनमानी देख रहे हैं। तो न्याय व्यवस्था का जो हश्र वैसा नहीं होना चाहिए। इसलिए यूपीएससी जो पैटर्न है उनके बेस पे ही यूनियन जुडिशरी कमीशन यूजीसी का गठन होना, केंद्रीय न्यायिक आयोग भी बोल सकते हैं, इसका गठन होना जरूरी है। और पैटर्न वैसा ही होना चाहिए। यूपीएससी की एग्जाम होती, रिटर्न एग्जाम होगी, पर्सनल होगी, पुलिस रिपोर्ट होगा, मेडिकल रिपोर्ट होगा, उस आधार पर जजों की नियुक्ति होगी। कोई जो भी जज आएगा मेरिट के बेस पे आएगा। इससे क्या होगा कि उनको शक्ति मिलेगी, न्याय व्यवस्था को शक्ति मिलेगी। तो हमें इस संदर्भ में यूनियन जुडिशरी कमीशन की हमें मांग करना होगा। साथ ही न्याय व्यवस्था जो बनेगी उसकी भी मनमानी नहीं चले, उसकी मनमानी नहीं होना चाहिए। इसलिए यूनियन जुडिशरी रिव्यू कमीशन उन्होंने जो जजमेंट देंगे उन पर कंट्रोल करना है, कुछ करना रहा तो यूनियन जुडिशरी रिव्यू कमीशन की भी कमीशन का गठन होना जरूरी है, यूजीआरसी का गठन होना जरूरी है, ताकि वो भी मनमानी नहीं कर सके। जो आज देखो, आज जज थपड़े, लेकिन अभी तक उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है, ना वो टर्मिनेट हो रहे हैं,
ना वो पुलिस रिपोर्ट हो रही है, ना सीबीआई कुछ कर रही है, ना संसद में महाभियोग चल रहा है। ये जो चीज़ें है इसका कहीं ना कहीं रोकना आवश्यक है। न्याय व्यवस्था में बहुत जो दिरंगाई होती रहती है, वो भी हमें दिरंगाई को भी रोकना होगा। तो ये चीज़ें हमारे लिए कुछ मायने रखता है। अब ये कुछ हम इसकी जो वैचारिकता भी हमको समझना होगा। क्या हमारी न्याय व्यवस्था सभी को न्याय देती है? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। हमारी न्याय व्यवस्था के माध्यम से सभी को न्याय मिलता है, ये भी प्रश्न है। इसकी कुछ इतिहास संदर्भों को भी हमको समझना होगा। अर्नब गोस्वामी, ये पत्रकार, बम्बई का पत्रकार, बहुत फेमस इस केस रही है अर्नब गोस्वामी की। और मोदी जो नरेंद्र मोदी सरकार का भक्त भी है ये। इसने एक जन को आत्महत्या प्रवृत्त किया करके इस पे केस लगी थी। आत्महत्या को उसने प्रवृत्त किया करके थी, इसलिए उस पर केस लगी। लेकिन उसको और 4 नवंबर 2020 को उसको गिरफ्तार किया गया। 4 नवंबर 2020 को उसको गिरफ्तार किया गया, अर्नब गोस्वामी को। मुंबई उच्च न्यायालय ने उसकी जमानत याचिका को नामंजूर किया। मुंबई उच्च न्यायालय ने उसकी जमानत याचिका को नामंजूर किया। फिर वो सर्वोच्च न्यायालय गया। फिर अर्नब गोस्वामी को सर्वोच्च न्यायालय गया। दिवाली की छुट्टी थी, दिवाली की छुट्टी थी। तो दिवाली की छुट्टी होने के कारण क्या हो रहा है कि कोर्ट बंद रहता है। उसके लिए दूसरे दिन कोर्ट खोला गया और उस न्याय देखिए उस जमानत मिल गई। सिर्फ 7 दिन में उस जमानत मिल गई। तो अर्नब गोस्वामी समान न्याय सभी को मिलता है क्या? जो न्याय अर्नब गोस्वामी को मिला, उल्टा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था, ये था, जो भी था, जो न्याय अर्नब गोस्वामी को मिला, क्या अन्य लोगों को मिलता है ऐसा न्याय? इस पे हमको कुछ केस को संदर्भ लेना पड़ेगा। वैसा कोर्ट तो बोलता, सुप्रीम कोर्ट तो बोलता है जमानत मिलना या उनका अधिकार है, जमानत मिलना व्यक्ति का अधिकार मानता है कोर्ट। तो क्या वो मूलभूत अधिकार अन्य लोगों को मिलता है? हम इस पर चर्चा करेंगे। अभी फादर स्टेन स्वामी बहुत फेमस केस रही है इसकी, इनकी। वो आदिवासी वर्ग जो इनके अधिकारों को लिए वो लड़ता रहा आदमी कि अधिकार, जो आदिवासी लोग हैं इनको अधिकार मिलना चाहिए करके स्टेन स्वामी हमेशा लड़ाई करता रहा। और झारखंड में रांची में एक कीर्तन पादरी है, झारखंड के रांची के जो चर्च में वो पादरी है, उन्हें भीमा कोरेगांव केस में फंसाया है या क्या हुआ जो भी हो। तो उसे 8 अक्टूबर को 18 केस थी, भीमा कोरेगांव की प्रकरण 2018 केस था। तो उन्हें 8 अक्टूबर 2020 को गिरफ्तार किया गया। 8 अक्टूबर 2020 को उनको गिरफ्तार किया गया। और फादर को पार्किंसंस बीमारी थी, बहुत सीरियस बीमारी है। पार्किंसंस बहुत सीरियस बीमारी है। क्या उनको जमानत मिली? जो अर्नब गोस्वामी को जो न्याय मिला, क्या इनको न्याय मिला? फादर स्टेन स्वामी को जमानत मिली और 5 जुलाई 2021 को जेल में ही वो मर गए। फादर स्टेन स्वामी 5 जुलाई 2021 को जेल में ही उनका मृत्यु हुआ। ये पहली केस। दूसरी केस है उमर खालिद, जो जेएनयू का छात्र नेता रहा है, बहुत फेमस थे उस जमाने में, उनका नाम बहुत चलता था। उमर खालिद का तो जेएनयू का छात्र रहा वो। उसको आतंकवादी केस में उसको गिरफ्तार किया गया। 13 सितंबर 2020 को उनको गिरफ्तार किया गया आतंकवादी केस में। आज आज 5 साल हो रहे उसको, अभी तक उनको जमानत नहीं मिली। ना ना उनको जमानत मिली, ना उन्हें पनिशमेंट सजा हुई है। बस सजा भी नहीं हुई है, ना जमानत मिली, वो जेल में ही है। उमर खालिद को ये न्याय मिल पाया है 5 साल से। नंबर 2,
तीसरी केस है सिद्दीकी कप्पन की। तीसरी केस है सिद्दीकी कप्पन, जो पत्रकार है, केरला का पत्रकार है, केरला का पत्रकार रहा है। तो हाथरस में सामूहिक बलात्कार केस हुआ था, उत्तर प्रदेश के हाथरस में सामूहिक बलात्कार केस हुआ था। उस बलात्कार केस की रिपोर्टिंग करने वो हाथरस गया था। पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसके ऊपर आतंकवाद फैलाने का आरोप लगा दिया, जेल में डाल दिया। तो उसे 846 दिन, 4-5 साल वो जेल में रहा, पत्रकार रिपोर्टिंग करने गया था। क्या उसको न्याय मिला? इसको 7 दिन में उसको, ये अर्णव गोस्वामी को 7 दिन में जमानत मिल गई। ये तो सालों साल जेल में सड़ते रहे, जमानत नहीं मिली। अच्छा, हाथरस का ये प्रकरण, 4 लोगों ने बलात्कार किया एक दलित लड़की के ऊपर। इसमें नेता का, केंद्रीय नेता का भी बच्चा था। उस आरोपी बलात्कार प्रकरण में केंद्रीय नेता का भी लड़का था। 4 लोगों ने बलात्कार किया एक दलित लड़की के ऊपर। बाद में उसकी हत्या भी कर डाली, उसकी हत्या भी कर डाली। तो 4 में से 3 लोग छोड़ दिया, बरी कर दिया न्यायालय ने। एक को जेल में डाल दिया, क्योंकि वो नेता पुत्र था। ये और राजस्थान की भौरी देवी बहुत फेमस केस रही है। भौरी देवी एक सामाजिक कार्यकर्ता थी राजस्थान की। उस पर 5 लोगों ने बलात्कार किया था, सामूहिक बलात्कार, 5 लोगों ने। भौरी देवी बहुत केस चली वो। शायद 1950 की, 1950 की केस है वो। तो न्यायाधीश वो केस चली, सत्र न्यायाधीश जयपुर, इनके कोर्ट पे केस चली। सत्र न्यायाधीश जसप्रीत सिंह, फेमस केस है। 5 लोगों ने बलात्कार किया, उच्च वर्गीय लोगों ने बलात्कार किया भौरी देवी के ऊपर। लेकिन कोर्ट क्या बोलता है, न्यायाधीश क्या बोलता है, जसपाल सिंह न्यायाधीश क्या बोलता है, उच्च जाति के लोग नीची जाति के महिला पर बलात्कार कर ही नहीं सकते। न्यायाधीश जसपाल सिंह क्या बोलता है, उच्च जाति के लोग नीची जाति के महिला पर बलात्कार कर ही नहीं सकते, क्योंकि ऐसा करना अपवित्र हो जाएगा, क्योंकि ऐसा करना अपवित्र हो जाएगा। और उनको बरी कर दिया 5 लोगों को। एक फेमस केस थी भौरीलाल देवी की, भौरी देवी की। अब अगर यही चीज है तो जो न्यायाधीश जसपाल सिंह है, उसके औरत के लड़की पर एक आदि दलित ने बलात्कार किया होता है। जसपाल सिंह न्यायाधीश है और उसकी लड़की उच्च और और पत्नी और मिसेस और लड़की ऊपर बलात्कार किया होता है कि दलित ने, तो ये इसने जजमेंट दिया होता है कि वो दलित है, वो उच्च वर्गीय है, इसलिए वो दलित उच्च वर्गीय औरत के ऊपर बलात्कार कर ही नहीं सकता, जजमेंट दिया होता शायद। अब ये ऐसा लग रहा है इसका, यानी आरोपी को बचाने का कोई ढंग होना चाहिए ना। ये बड़ी शर्म की बात हो रही है। राम जन्मभूमि केस ले लो, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद केस लो। 9 नवंबर 2019 को जजमेंट आया और राम जन्मभूमि के रास्ते खुले हो गए। प्राइमा फेसी कुछ भी नहीं है वहां, भावना के आधार पर निर्णय दिया गया। और जो न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के सर न्यायाधीश रंजन गोगोई तथा शरद बोबड़े, अशोक भूषण, धनंजय चंद्रचूड़, यस अब्दुल नजीर, इन्होंने बगैर प्राइमा फेसी सिर्फ भावना के आधार पर निर्णय दे दिया राम जन्मभूमि करके, जबकि राम उसका कोई वास्तविक अभी तक कोई एविडेंस ही नहीं मिला उनका। अयोध्या का अयोध्या या अयोध्या अयोध्या या अयोध्या अयोध्या ने अयुध्या ने युद्ध किए बिना जीता हुआ शहर। उसका पहले का मूल नाम था साकेत। ये साकेत बुद्ध राजाओं का राजधानी कैपिटल, जब बुद्ध का राजा थे तो उनकी वो राजधानी थी, तो ये राजधानी थी, उसकी कैपिटल थी। और बुद्ध राजाओं का अस्तित्व था, वो अस्तित्व था। बुद्ध भी कई बार वो साकेत जा चुके हैं, उस संदर्भ है बुद्ध का साकेत से। बुद्ध राजा की कैपिटल थी साकेत,
जैसे पूनम साकेत है, आज की अयोध्या। वाल्मीकि रामायण वाल्मीकि ने रामायण रचा ही नहीं है, और संपादक था। वाल्मीकि रामायण उस ग्रंथ का संपादक था, बाद में वो दूसरा संपादक बना। यानी वो जो रामायण वाल्मीकि संपादित जो रामायण है एक महाकाव्य है, वो वास्तविक था ही नहीं, वो कवि की कल्पना थी। इन्होंने उसको वास्तव रूप दे दिया। और हमारे नालायक जज न्यायाधीश है, उन्होंने भारतीय संविधान का ऐसी कर डाली, जजमेंट दे दिया। पदों का दुरुपयोग कैसा होता है, जो ये है ना, रंजन गोगोई, शरद बोबड़े, अशोक भूषण, धनंजय चंद्रचूड़ या शब्दू नजूर, इनके औकात ही नहीं है न्यायाधीश बनने की। अगर कॉलेज में होता है, या चपरासी भी बने होते कि नहीं, चपरासी परीक्षा पास हुई होती कि नहीं होती, जो कॉम्पिटिशन एग्जाम चपरासी की हुई थी, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, अगर चपरासी की हुई थी तो पास हुए होते कि नहीं होते, ये सवाल होता था। ये लायक ही नहीं है, ये हमको समझना पड़ेगा। तो ऐसा इतिहास है। राजस्थान की भौरी देवी की हमने केस देख लिया, और राजस्थान हाई कोर्ट के सामने मनु का पुतला बिठाया गया है। हमारा भारत में संविधान लागू है, भारत में संविधान लागू है, मनुस्मृति लागू नहीं है, उसका पुतला बिठाया गया है। भारत सरकार भी चुप खामोश है, और सर्वोच्च न्यायालय खामोश है, उनकी ये औकात है। तो लगता है कि हमारी माँ का जो गर्भ है वो मेरिट होना चाहिए, माँ के गर्भ में मेरिट होना चाहिए, शुद्ध होना, माँ का गर्भ शुद्ध होना चाहिए, माँ के गर्भ में मेरिट होना चाहिए, माँ के इसमें देशभक्ति का जज्बा होना चाहिए, माँ के गर्भ में देशभक्ति का जज्बा होना चाहिए, ये हमें समझना होगा। इसके बाद में और एक केस है, अनुसूचित जाति जमाती कानून में सुधार का। अनुसूचित जाति जमाती कानून में सुधार का एक निर्णय हुआ सुप्रीम कोर्ट में 20 मार्च 2018 को। सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट में बदलाव किया, कहा कि इससे दुरुपयोग हो रहा है, ये एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है। जो अभी तक देखे वो क्या था, जो हमने देखी है अभी तक केसेस का रेफरेंस, भारत के संविधान के अंदर वो क्या हो रहा है वहाँ। तो उन्होंने क्या किया फिर कि आरोपी जो भी बलात्कार करेगा, इससे जो भी ये करेगा, उनको जमानत का अग्रिम जमानत देने का निर्णय दिया गया। उसके साथ ही गिरफ्तारी, अगर कोई ऐसा कुछ करेगा तो उसे गिरफ्तार करने की भी रोक लगाई गई थी। इससे बहुत बड़ा आंदोलन चला, फिर भारत में आंदोलन हुआ, तो संसद ने फिर वो प्रस्ताव पारित कर उसको एज इट इज किया, और निर्णय जैसे वैसे रखा। उसमें मेरी जो संगठन है सिविल राइट प्रोटेक्शन सेल, इसने विरोध किया था। जो ये चीज़ें के लिए मेरी जो संगठन है सिविल राइट प्रोटेक्शन सेल, इसने विरोध किया था, अन्य संगठनों ने विरोध किया, और मूल प्रावधान को फिर बहाल किया गया है। ये उदाहरण हमको बताना आवश्यक है कि न्याय व्यवस्था कैसी है। हमें ये उदाहरण बताना इसलिए आवश्यक है कि भारत की न्याय व्यवस्था कैसी है। कार्यपालिका तो हम देख ही रहे हैं, हम कार्यपालिका विधायिका भी देख रहे हैं, कार्यपालिका भी देख रहे हैं। विधायिका भी हमने देखी, कार्यपालिका को भी हमने देखा है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। अभी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 217, भारतीय संविधान जो है उसका अनुच्छेद 124 217 के अधीन राष्ट्रपति न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, 124 और 217 के अधीन। लेकिन कॉलेजियम जो है वो सिफारिश करता है, उसको राष्ट्रपति मान्य करता है। 2014 में कार्यपालिका ने न्याय व्यवस्था में घुसने का प्रयास किया, हमने पहले सुन लिया, तो हमने देखा, और सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने उसको असंवैधानिक करार दिया। यशवंत वर्मा की केस हमने देख चुके हैं, अभी बहुत चर्चा का विषय है यशवंत वर्मा का केस, दिल्ली उच्च न्यायालय न्यायाधीश, उसी केस
यशवंत वर्मा केस बड़ी चर्चित है अभी। और अभी इस कारण क्या हो रहा है, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन एनजेसी को लागू करने का प्रयास हो रहा है। एनजीएसी को लागू करने का प्रयास हो रहा है। तो हमें ना कोलिजियम चाहिए ना एनजीएसी होती, हमें एनजीएसी चाहिए। हमें इलेक्शन, क्योंकि हमने चुनाव आयोग, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, इनकी कंडीशन देख रहे हैं हम, इनकी हालत देख रहे हैं हम लोग। तो कॉलेजियम को, और कॉलेजियम में भाई भतीजा देख लिया, भ्रष्टाचार देखा, ब्राह्मण एकलेशाही देखी, एनडीसी आएंगे तो वही होगा। तो न्याय व्यवस्था की हालत वैसी बदतर होती जाएंगी। कम से कम वो तो भी सुधार होना चाहिए, न्याय व्यवस्था में सुधार होना चाहिए, ताकि इन पे कंट्रोल, क्यों सुप्रीम कोर्ट जो है वो कस्टोडियन है। सुप्रीम कोर्ट जो है भारतीय संविधान की कस्टोडियन है, वॉचडॉग है। तो उसको तो भी हमें बरकरार रखना होगा। न्याय 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 हमको न्याय मिलने में बहुत डिले होता है, देरेंगा ही होती है, उसमें भी कुछ रोकना होगा। इसके लिए हमें मेरिट न्यायाधीश होना चाहिए। जजमेंट बहुत थर्ड क्लास जजमेंट देती है, हमने देख लिया, जजमेंट की चर्चा भी की थोड़े। तो ऐसे इसलिए केंद्रीय न्यायिक आयोग यूनियन जुडिशरी कमीशन यूजीसी की गठन होने के लिए हमें मांग करना होगा। गठन यूजीसी का होना होगा जो यूपीएससी के स्तर पर हो, ताकि रिटर्न एग्जाम्स होंगी, पर्सनल होंगी, तो मेरिट न्यायाधीश हमको दिखाई पड़ेगी। और जो दिरंगाई होती है, न्यायाधीशों की मनमानी होती है, तो उनको रिव्यू करना है, न्यायाधीशों का जजमेंट का रिव्यू करना है, ये करना है, उनको स्टडी करना है जजमेंट की, इनके संपत्ति कितनी है, क्या है, इनके लिए हमें केंद्रीय निगरानी आयोग, यूनियन जुडिशरी सर्विलेंस कमीशन या इंडियन यूनियन जुडिशियल रिव्यू कमीशन, समान यूजेएससी या यूआरजेसी, समान एक संस्था, एक स्वतंत्र निकाय होना जरूरी है, ताकि लोगों को न्याय मिल सके। और दोनों निकाय जो स्वतंत्र निकाय होंगे, उसे जाति वर्ग के संख्या के आधार पर न्यायाधीश की नियुक्ति होना जरूरी है। जाति वर्ग जो जाति वर्ग उनकी जो संख्या है, उसी आधार पर वह नियुक्ति होना चाहिए। ब्राह्मण ही एकाधिकार नहीं चाहिए, नियुक्ति संख्या भी निश्चित होना चाहिए। क्योंकि आज न्याय व्यवस्था में आरक्षण नहीं है, इसलिए इनकी मनमानी चल रही है। आज न्याय व्यवस्था में मनमानी, आरक्षण की व्यवस्था नहीं, प्रोविजन नहीं है या प्रावधान नहीं है, इसलिए इनकी मनमानी चल रही है। तो आरक्षण का प्रावधान होना जरूरी है, ताकि सभी जाति वर्गों को लाभ मिल सके। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में, जो सर्वोच्च न्यायालय में मागा जाति आरक्षण की मर्यादा 50% बताइए। मागा जाति आरक्षण की मर्यादा है 50%, उसके ऊपर तुम रिजर्वेशन दे नहीं सकते। और जो आरक्षण है वो सामाजिक स्तर पर दिया जाता है, जो आरक्षण है वो सामाजिक स्तर पर दिया जाता है, आर्थिक स्तर पर आरक्षण नहीं है। और जातिगत जनगणना न होने कारण, जातिगत जनगणना न होने कारण जो आरक्षण की मर्यादा है 50%, वो बढ़ नहीं पाई। जबकि SC, ST, OBC जो भी ये जो हमने इनका रेशो देखा तो 85% आता है। SC, ST, OBC का अगर जाति गणना होती है, जातिगत जनगणना, तो जो संख्या, जो आरक्षण की मर्यादा 85% तक बढ़ सकती है, इसलिए वो आरक्षण नहीं करना चाहते हैं। और उन्होंने ब्राह्मण वर्ग के लिए 10% आर्थिक आरक्षण बढ़ दे दिया। EWS आरक्षण बोलते 10% आरक्षण, जो केवल ब्राह्मण ही अधिकारी दिखाई पड़ते इसमें, जो संवैधानिक नहीं है, इसको उसका कानून कौन क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने विरोध नहीं किया, संवैधानिक बना दिया इसको। ये हमको समझना पड़ेगा। यूपीएससी में बगैर परीक्षा दिए पूंजीवादी लोग सचिव बन गए। जो पूंजीवादी है वो के लिए देश का सोचेगा, तो वहां चले गए पूंजीवादी लोग सचिव बन के, डायरेक्ट बगैर IAS यूपीएससी एग्जाम दिए बिना। आर्थिक आरक्षण को भी मंजूरी दे दिया और लिमिट सीमा 8 लाख दे दिया उनको। उनकी आर्थिक जो आरक्षण है
उसमें जो ईडब्ल्यूएस वाले लोग, उनको आरक्षण इनकम टैक्स मर्यादा 8 लाख है, 8 लाख, ये समझना होगा हमको। और ओबीसी वर्ग का जो मंडल आयोग का जो केस रही है, इंदिरा साहनी केस रही है, उसे मंडल कमीशन को अप्रूवल तो दे दिया है उन्होंने, परंतु क्रिमिलेयर का रख दिया, ओबीसी वर्ग के लिए क्रिमिलेयर लगा दिया। इनकम मर्यादा कितनी है फिर? इनको 8 लाख दे दिया बमन वर्गों को, इनकी क्रिमिलेयर की मर्यादा क्या रखी है, ये भी देखना पड़ेगा ना। क्रिमिलेयर की मर्यादा कितनी है ये भी देखना पड़ेगा ना हमको। तो हमारे ओबीसी बांधव है, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट हो या संसद हो, इनकी ये गंदी राजनीति को संभालना होगा। हमारे जो ओबीसी बांधव भी हो, SC ST ओबीसी बांधव सभी हो, इन्होंने इस राजनीति को संभालना आवश्यक है। अभी जस्ट माहिती अधिकार कानून में बदलाव किया गया है, अभी जस्ट हुआ, अभी माहिती अधिकार कानून में बदलाव किया गया है। अब पर्सनल इंफॉर्मेशन के नाम से जानकारी देने के लिए बंधन लाए गए हैं, पर्सनल माहिती करके तुमको जानकारी नहीं दी जाएंगी। करप्शन, भ्रष्टाचार को रोकने का प्रयास है, भ्रष्टाचार को कैसे रोका जाए, छुपाया जाए, ये प्रयास हो रहा है। अगर गलती ने किसी छाप लिया तो 5 करोड़ तक उसको फाइन लगा दिया जाएगा। अगर किसी ने छाप लिया, उस किसी के विरोध में बगैर पूछे बिना अगर छापा तो 5 करोड़ तक तुमको फाइन लग सकता है। ये समझना होगा तुम लोग। हम आंखें बंद करके सोए हैं, कुछ जागो। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने कुछ बातें कही और हमें चिताया भी बाबा साहब अम्बेडकर ने। अगर संवैधानिक ढांचा सामाजिक न्याय को लागू करने में असफल रहा तो, अगर संवैधानिक ढांचा सामाजिक न्याय को लागू करने में असफल रहा तो संविधान हाथी के दांत जैसा होगा। संविधान हाथी के दांत जैसा होगा, दिखाने के लिए कुछ और देखने के लिए कुछ, करने के लिए कुछ और। डॉक्टर अम्बेडकर इन्होंने कहा, अगर न्यायपालिका में सभी वर्गों को हिस्सा देना हुई तो, बाबा साहब कहते हैं, अगर न्याय व्यवस्था में, न्यायपालिका में सभी वर्गों को हिस्सेदारी ना दी हो तो ये लोकतंत्र को कमजोर करेगा। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि न्याय व्यवस्था में सभी वर्गों को हिस्सेदारी मिलना चाहिए। क्या हिस्सेदारी मिली? बाबा साहब अम्बेडकर के संदर्भ में समझना पड़ेगा। आज हमारा लोकतंत्र कमजोर हुआ है, आज हमारा लोकतंत्र कमजोर हुआ है, पूंजीवादी व्यवस्था हावी हो गई है। हम धार्मिक कार्यक्रम, राम जन्मभूमि आंदोलन समान, हम धार्मिक इशू जो है राम जन्मभूमि आंदोलन, इसमें भी इनमें बह गए हैं। अभी कुछ इशू आएगा तो हम उसमें बच जाएंगे। राम जन्मभूमि आंदोलन में हम बह गए थे, अभी कुछ दिन बाद कुष्ठभूमि आंदोलन होगा, हम उसमें भी बच जाएंगे। ये धर्मांध में हम लड़ते जाएंगे। ओबीसी समाज देवानंद का हुआ धर्मांध बातों में उलझते रहते जाएंगे। और ये जो और साथ में अनुसूचित जाति, जमाती, अल्पसंख्यक, इनको विरोध में वो भड़काते जाएंगे हमको। ओबीसी समाज उसमें फंसते जाएगा और पूंजीवादी लोग, उच्च वर्ग, ये सत्ता की मिठाई खाते जाएंगे। उच्च जाति वर्ग या पूंजीवादी वर्ग ये सत्ता की मलाई खाते जाएंगे। हमारे ओबीसी बांधव ये देवदेव में घुसते जाएंगे। क्या ये समझो यार, तुम कहाँ फंसते जा रहे हो, सोचो। बहुसंख्य समाज आज भी सोया हुआ है, बहुसंख्यक समाज आज भी सोया हुआ है। अभी तो जागो। और भारत राष्ट्र, अभी केवल भारत राष्ट्रवाद हमारा नारा है होना चाहिए। अभी केवल भारत राष्ट्रवाद हमारा नारा होना चाहिए, धर्मांध राष्ट्रवाद नहीं। अभी केवल भारत राष्ट्रवाद हमारा नारा होना चाहिए, धर्मांध राष्ट्रवाद नहीं। हमें अपने अधिकारों को लड़ना है, अपने बच्चों को पढ़ाना है, IAS IPS और न्यायाधीश को बनाना है। और सरकार की पॉलिसी, ये जो
एक पॉलिसी खेला है, इसको पॉलिसी के विरोध में हमको आंदोलन छेड़ना है, नहीं तो हम कल गुलाम होंगे, कोई हमारा वाली नहीं होगा, ये हमको समझना होगा। इस हिसाब से विराम देता हूँ। न मुद्दा है, न मुद्दा है, न मुद्दा है। जय भीम, जय भीम, जय भीम।